एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू सेमेस्टर्स वाला चैनल पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रांचिंग और कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्रांचिंग होती क्या है और फिर अलग अलग टाइप की ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रांचिंग क्या होती है। ब्रांचिंग ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में जो कि आपको जो सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसको ब्रेक करा देते हैं। इन जनरल हमने अभी तक देखा कि अगर कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन में जितने भी स्टेटमेंट है एक एक करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते रहते हैं, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। पर जैसे ही कोई अगर ब्रांच आता है तो ब्रांच के केस में हमें यहां पे दो ऑप्शन नजर आते हैं कि आपको सीक्वेंस वाला जो ऑप्शन है वो ब्रेक करके कहीं और पे जंप मारना पड़ेगा, कहीं और वाले स्टेटमेंट रन करने पड़ेंगे, सीक्वेंस वाला नेक्स्ट वाला नहीं। और यही चीज होती है ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग कितने टाइप की होती है? तो ब्रांचिंग हमारे पास है इफ एल्स, गो टू, स्विच केस, लूप्स। तीन टाइप के लूप्स होते हैं। ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं? ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं सारे कीवर्ड्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 और जितने भी कीवर्ड हैं ये वाले आप देख सकते हैं सारे शॉर्ट में हैं। आप इन्हें कैपिटल लेटर या कोई भी कैपिटल लेटर में यूज मत करिएगा। लूप्स जस्ट एक ब्रांचिंग का टाइप है जिसमें तीन टाइप के लूप होते हैं, तो ये इसलिए मैंने कैपिटल एल लिख दिया है। बाकी लूप के जो टाइप हैं एग्जैक्टली ये कीवर्ड के थ्रू होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इफ देखते हैं। इफ का जो यूज करने का तरीका है या कहते हैं सिंटेक्स जो है वो इस तरीके से है। आप लिखेंगे कीवर्ड इफ और फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन और फिर उसके बाद में ये से लगाएंगे करली ब्रेसेस दो और बीच में इफ के स्टेटमेंट्स, इफ ब्लॉक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ऐसा रहेगा कि आप इफ के बाद एक कंडीशन लिखोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू बैठती है, सच होती है, तो फिर आप ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आप रन करोगे। अगर कंडीशन सच नहीं होती है तो फिर आप ये वाले स्टेटमेंट नहीं चलाओगे। आप डायरेक्टली यहां से जंप करके और इफ के ब्लॉक के बाद जितने स्टेटमेंट्स हैं वो रन करने वाले हो। फिर आप बोलोगे सर अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो क्या ये वाले स्टेटमेंट रन करने के बाद प्रोग्राम खत्म? नहीं, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। ये ब्लॉक के अंदर जितने स्टेटमेंट लिखे हैं उन स्टेटमेंट को रन करने का जो हमारा मोटिव है वो तभी फुलफिल होगा या वो स्टेटमेंट तभी आप रन करेंगे जब कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज नहीं। दैट इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इफ का ये जो कंडीशन है वो कैसे काम करता है। देखो इसका मैं फ्लो चार्ट भी बना के लाया हूं। इफ की सबसे पहले आप देखेंगे कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक जो है करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ जितने भी स्टेटमेंट आपने लिखे हैं वो आपके रन करेंगे आप, और उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट तो आपको रन करने ही करने हैं क्योंकि इन पे कोई कंडीशन आपने लगाई नहीं है। सिमिलरली अगर कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये वाले स्टेटमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी रन होंगे जब कंडीशन ट्रू थी। तो आप ये इनको छोड़ के सीधा सीधा यहां जंप मार लो और इफ के बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं रिमेनिंग उनको तो आपको रन करना ही है। तो आपने इफ के पूरे ब्लॉक के स्टेटमेंट छोड़ के और बाकी के रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को रन करना है। एक एग्जाम्पल में यहां लिख के लाया हूं, आपको आसानी से समझ में भी आएगा और पता भी चलेगा कि हमारा जो आउटपुट बनेगा उस आउटपुट पे स्क्रीन पर क्या दिखेगा। देखिएगा जरा, सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड कराया stdio.h ताकि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो है वो इंक्लूड हो जाए। जब भी हम प्रिंटफ स्कैनफ यूज करें तो ये आराम से समझ पाए हमारा कंप्यूटर सिस्टम कि ये क्या है। मेन फंक्शन से हमने स्टार्ट किया, एक वेरिएबल x बनाया, एक वेरिएबल हमने x बना लिया। फिर बोला कि स्कैनफ करो x की वैल्यू को कीबोर्ड से, स्कैनफ करो x की वैल्यू को कीबोर्ड से। लेट्स अज्यूम कि अगर हमने कीबोर्ड से x की वैल्यू को स्कैन करते टाइम वैल्यू दी है यहां पे 8 और एंटर कर दिया, 8 एंटर हो गया तो x की वैल्यू बन गई 8। फिर यहां पे क्या लिखा है, इफ के अंदर कंडीशन है x ग्रेटर देन 5। चेक होगा कंडीशन की x की वैल्यू जो आपने एंटर की है 8, क्या वो 5 से ग्रेटर है? यस। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो आप इफ के अंदर का ये स्टेटमेंट रन करोगे। क्या लिखा है इफ के अंदर का स्टेटमेंट? प्रिंट एफ ग्रेटर
तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट ग्रेटर, और उसके बाद में बैकस्लैश बैकस्लैश मतलब आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। इफ का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। हाँ जी, इफ के बाद जो ब्लॉक है या इफ के बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो आपको रन करना है। क्या लिखा है यहां पे, गुड और बाय, बी वाई लिखा है, बाय ई भी होना चाहिए था वैसे बाय के लिए, बट ठीक है, जो लिखा है एज इट इज हमने प्रिंट करा दिया। मान लो फिर से ये प्रोग्राम हमने रन कराया, फिर से ये प्रोग्राम हमने रन कराया, और इस बार ही हमने जब x की वैल्यू को यहां स्कैन करना था, इस बार मैंने x की वैल्यू दी यहां पे 3। x की वैल्यू अगर यहां पे 3 आई है, क्या होगा, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, x ग्रेटर देन 5। अभी तक तो मैं सीक्वेंस में ही चल रहा हूं, मेन फंक्शन चलाया, x वेरिएबल बनाया, x की वैल्यू कीबोर्ड से इंसर्ट कराई, x ग्रेटर देन 5 चेक किया, क्या x की वैल्यू 3 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, इफ का ब्लॉक रन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रन होगा, इफ के बाद में जो लिखा है वो गुड बाय प्रिंट हो जाएगा एंड खत्म। ऐसा आपका गुड बाय प्रिंट होके और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो इफ के बाहर, इफ के ब्लॉक के बाहर जो स्टेटमेंट है वो तो आपको रन करना ही करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का ब्लॉक रन होगा, फॉल्स है तो नहीं होगा। दैट इज हाउ द इफ कंडीशन वर्क्स। अब बात करेंगे इफ एल्स के बारे में। अगर आपके पास प्रोग्राम ऐसा है कि हमारे पास दो अलग अलग ब्लॉक हैं, दो अलग अलग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तब रन करें जब कंडीशन ट्रू हो, और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सिर्फ तभी रन करें जब कंडीशन फॉल्स हो, तो फिर आप इफ और एल्स दोनों यूज करेंगे। दो अलग अलग ब्लॉक लिखेंगे, कंडीशन ट्रू है तो ये चलाओ, फॉल्स है तो यही चलाओ। एक्सक्लूसिवली दोनों में से सिर्फ कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चलेगा बेस्ड ऑन की कंडीशन ट्रू की फॉल्स। ठीक है, चलिए अब ये कंडीशन ट्रू फॉल्स पूरा पूरा कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप कंडीशन कैसी लिखना चाहते हैं। इसका सिंटेक्स देखिए, इफ के बाद कंडीशन जो पहले था एज इट इज है, इफ का पूरा ब्लॉक आपने ये लिखा एज इट इज है करली ब्रेस के बाद, और बाद में आप लिखेंगे यहां पे एल्स, कीवर्ड लिखेंगे ब्लॉक के बाहर एल्स और ब्लॉक एल्स का अलग से। अब एल्स के सामने कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पे आपने लिखा है इफ a ग्रेटर देन b तो यहां पे लिखेंगे एल्स a लेस देन इक्वल टू b, उल्टा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। एल्स इज जस्ट एसोसिएटेड विथ इफ, कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो इफ एल्स ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स में एल्स में हम आएंगे। ठीक है, ये ट्रू है तो एल्स में नहीं आएंगे, अगर ये फॉल्स है तो एल्स में आ जाएंगे। मतलब एल्स तब चलेगा जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स का ये ब्लॉक है, एल्स मतलब ये कंडीशन फॉल्स है तो आप ये चला दो, काम खत्म। इसका फ्लो चार्ट देखिए, ये यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर कंडीशन इफ की ट्रू है तो इफ का ब्लॉक रन हुआ, और इफ के ब्लॉक के बाद आप एल्स का ब्लॉक रन नहीं करोगे और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो यहां हैं वो रन करना चालू करोगे। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन किए और उसके बाद ये रन किए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ये वाला नहीं, ये एग्जीक्यूट करोगे, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाले स्टेटमेंट तो आपको चलाना है क्योंकि इफ एल्स दोनों से बाहर है। तो यहां देखिएगा कंडीशन फॉल्स में एल्स का ब्लॉक रन होगा और उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स तो आपको रन करने ही करने हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास यहाँ पे, वो एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपने दो वेरिएबल बनाए, इंटीजर ए और बी, दोनों को आपने कीबोर्ड से इंसर्ट कराया, n% a n%b, ए और बी दोनों की वैल्यू आपने कीबोर्ड से इंसर्ट करा दी। चलिए आउटपुट कैसा दिखेगा हम देख लेते हैं। मान लो आपने सबसे पहले ए और बी दो वेरिएबल बनाए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दो वेरिएबल ऐसे लिख लिए। जब आप कीबोर्ड से इंसर्ट कराएंगे सबसे पहले ए की वैल्यू वो कीबोर्ड से इंसर्ट करने के लिए रुकेगा। आप टाइप करिए ए की वैल्यू, लेट्स से आपने वैल्यू टाइप की 15 और एंटर मार दिया, तो जैसे ही आपने 15 टाइप करके एंटर किया तो 15 ए में चले गया। फिर वापस बी की वैल्यू के लिए आपके पास कर्सर रुकेगा, आपने कर्सर रोकते वक्त बी की वैल्यू के लिए लिख दिया 27 और एंटर कर दिया, तो b की वैल्यू 27 हो गई। जैसे ही आपने दो वैल्यू कीबोर्ड से इंसर्ट कर दी ये चलेगा इफ a ग्रेटर देन b। क्या a की वैल्यू b से ग्रेटर है? 15 इज ग्रेटर देन 27? नो, फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन नहीं होगा,
और ये वाला स्टेटमेंट एल्स वाले के अंदर का रन होगा। क्या लिखा है? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है। इफ नहीं चला क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, एल्स चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। इफ एल्स के बाद यहां पे एक और स्टेटमेंट है, बैकस्लैश एन लगाया है। क्यों? कि जो भी आपने यहां प्रिंट किया था उसके बाद अगली लाइन में आओ और प्रिंट करो गुड बाय। गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो आपने ए की वैल्यू बी से ग्रेटर दे दी होती, अगर मान लो आपने ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 10 दी होती, तो यह कंडीशन ट्रू हो जाती। ये कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी? आप ए और बी की वैल्यू कीबोर्ड से क्या इंसर्ट कर रहे हो रन टाइम पे। जब प्रोग्राम रन करता है आपके सामने, आप एंटर करते हो वन बाय वन। अगर आपने ए की वैल्यू बी से बड़ी वाली इंसर्ट की होती तो ये प्रिंट होता ए ग्रेटर देन बी एंड लास्ट में गुड बाय, फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता। तो ऐसे इफ और एल्स काम करते हैं। अब देखो इफ और एल्स जो है वो मेजरली कहां कहां यूज हो सकते हैं? बहुत जगह पे। जैसे कि वन ऑफ द एग्जाम्पल हियर इज, अगर आपको पता करना है कि कोई गिवन नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है, तो एक कंडीशन होती है इवन जानने की कि कोई नंबर 2 से एग्जैक्टली अगर डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करें किसी नंबर को और हमारे पास रिमाइंडर कोई ना आए, जीरो आए, तो वो नंबर इवन होगा। अगर वो इवन नहीं है कोई नंबर तो पक्का ऑड होगा, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम यहां लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, ये छोटा वी होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहां पे आपके पास में हैश इंक्लूड स्टेटमेंट होना चाहिए, जो कि मिस हो गया है। हैश इंक्लूड stdio.h। आपने सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल बनाया नम, ठीक है। यहां पे हम आउटपुट विंडो बना लेते हैं, कैसा दिखेगा आउटपुट। वेरिएबल बनाया गया नम, मैंने यहां लिख लिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले नम की वैल्यू कीबोर्ड से इंसर्ट कराई। अब ये स्कैनएफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं आपको पता है। यहां पे स्पेसिफायर लिखना है इंटीजर का, परसेंटेज डी एम्परसेंट के बाद वेरिएबल का नाम। मान लो आपने नंबर NUM जो टाइप किया है वो टाइप किया है 28, तो आपने यहाँ 28 टाइप किया, एंट्री एंटर किया, तो ये वैल्यू 28 जो है नम वेरिएबल में चली जाएगी। नम मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर, कि 28 को 2 से डिवाइड करो और चेक करो, 14 टाइम्स डिवीजन जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर क्या आया? 0। ये रिमाइंडर आया 0। यस, हमने यहां पे कंपेयर कराया कि नम को मॉड्यूलस 2 करने के बाद में क्या रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है। डबल इक्वल टू इज कंपैरिजन ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट होता है वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर आपको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना है तो आपको डबल इक्वल टू लिखना पड़ता है सी लैंग्वेज में। तो अगर आपने लिखा नम को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर, यस मॉड्यूलस ऑपरेटर इज रिमाइंडर ऑपरेटर, तो रिमाइंडर अगर 0 है, यस ट्रू है, तो इवन है। नहीं आएगा रिमाइंडर 0 मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो एल्स में क्या है? ऑड। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, तो क्या प्रिंट कर देंगे? इवन प्रिंट कर देंगे। अगर मान लो आपने इंसर्ट की होती कोई वैल्यू 39, तो क्या प्रिंट होता? 39 नम में चले जाता, 39 मॉड्यूलस 2, 39 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। ये रहा रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 के इक्वल है क्या? नहीं है सर, तो कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो हम एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट करेंगे ऑड। एल्स वाला ब्लॉक रन करेंगे, वहां लिखा है प्रिंट ऑफ सॉरी ऑड, ऑड प्रिंट हो जाएगा। अब देखो नेस्टेड इफ एल्स भी होते हैं, मतलब कि इफ के ब्लॉक के अंदर और इफ एल्स लगा सकते हो, एल्स के ब्लॉक के अंदर और इफ एल्स लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे नेस्टेड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कंडीशन लिखी, इफ की कंडीशन ट्रू है तो आप अंदर आए, अंदर में आपने एक और इफ एल्स लिख दिया, फिर इस इफ का एक और एल्स यहां होता, इस एल्स के अंदर भी आप इफ एल्स इफ कितने भी जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स कितने भी बनाए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग
करते रहेंगे, प्रोग्राम्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखते रहेंगे, आपको ये नेस्टेड इफ एल्स की भी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा नंबर जो कि 100 से बड़ा भी है और साथ ही साथ 15 से डिविजिबल भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100। अगर नंबर 100 से ग्रेटर है तो ही हम बात करेंगे, वरना नहीं। अगर एक कंडीशन ट्रू होगी कि नंबर 100 से ग्रेटर है, तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करने जाएंगे। इस इफ की कंडीशन का ट्रू होने के बाद ही हम ये रन करेंगे। और इसके अंदर हमने सेकंड कंडीशन क्या चेक की कि क्या नम को 15 से डिवाइड करके मॉड्यूलस लें तो वो इक्वल टू 0 आता है क्या। अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम लिखेंगे, प्रिंट करेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 100। अगर नहीं आता है तो एल्स में जाएंगे और एल्स में क्या लिखेंगे, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि 100 से बड़ा नंबर जो 15 का मल्टीपल है, अगर है तो डिविजिबल बाय 15, 15 का मल्टीपल नहीं है, डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 15। तो ऐसे कुछ आप एग्जाम्पल्स जो हैं देख सकते हैं नेस्टेड इफ के थ्रू। फिर आता है इफ एल्स लेडर। इफ एल्स लेडर क्या काम करता है, इफ एल्स लेडर जो होता है वो ऐसा बोलता है कि हम पहले लिखेंगे इफ, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करो, नहीं तो फिर एक और कंडीशन। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो नहीं तो क्या दूसरी कंडीशन ट्रू है, नहीं तो क्या तीसरी कंडीशन ट्रू है, नहीं तो क्या चौथी कंडीशन ट्रू है। अगर ऐसा कुछ आपके पास ऑप्शन है प्रोग्राम लिखने का तो आप इफ एल्स लेडर ऐसे लगा सकते हैं। लेडर मतलब कि सीढ़ी तरह, इफ कंडीशन, इफ का ब्लॉक। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स में हमने सीधे लिखा इफ, बिना कोई करली ब्रेस एक्सेट्रा लगा के आप एल्स के सामने इफ ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये भी इफ फॉल्स है तो इसका एल्स, इसके एल्स में एक और इफ और एल्स, एल्स के अंदर एक और इफ, और ऐसे कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा जब तक हम चाहें। इसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। देखिए, मान लो हमने आपसे बोला कि एक वेरिएबल लो CGPA नाम का, और इस CGPA नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कराओ, और फिर हम बताएंगे जो आपने इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कराई है उसके बेसिस पे कि ये CGPA के सामने ग्रेड क्या है। जैसे कि CGPA अगर 10 आता है मतलब A+ ग्रेड मिल रही है आपको उस कोर्स में। CGPA अगर आपके पास 9 है मतलब A, 8 है मतलब B, 7 है मतलब C एंड सो ऑन अंटिल 4, एंड 4 के बाद में फेल। 4 से नीचे अगर आपके पास CGPA है तो फेल। अगर ऐसा आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि आप CGPA देंगे, हम ग्रेड आपको बताएंगे कि इस CGPA के सामने ग्रेड क्या है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इफ CGPA ग्रेटर देन 10, अगर आपने CGPA 10 से बड़ा वैल्यू डाल दिया है मतलब इनवैलिड है, तो यहां लिखा है प्रिंट इनवैलिड और खत्म। फिर इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आप एल्स में नहीं जाएंगे, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा प्रिंट आएगा इनवैलिड है CGPA और बाहर आ जाओगे। नहीं, अगर CGPA की वैल्यू 10 से ग्रेटर आपने प्रिंट नहीं दी है तो फिर क्या होगा, एल्स में गए, एल्स में एक और कंडीशन है इफ CGPA इज इक्वल टू 10। क्या CGPA 10 के बराबर है, अगर है A+, प्रिंट A+ हो जाएगा। A+ प्रिंट हो गया इफ का, तो ये एल्स वाला कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फाइन है। अगर मान लो CGPA 10 से ग्रेटर भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स, वो फॉल्स आए तो एल्स में आए। ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है क्योंकि CGPA 10 भी नहीं है, तो हम यहां आए इसके एल्स में, यहां फिर चेक करेंगे क्या CGPA 9 है, अगर है तो A प्रिंट कर देंगे, अगर 9 नहीं है तो इसके एल्स इफ लगा के और डिटेल में नीचे तक जाते रहेंगे। तो ऐसे आप एल्स इफ लैडर भी लगा सकते हैं। पर ये जो एल्स इफ लैडर है, इस एल्स इफ लैडर को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है स्विच केस। बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये कि इफ नॉट दिस, इफ नॉट दैट, इफ नॉट दैट, इफ नॉट दैट, इफ दिस अदरवाइज दिस, अदरवाइज दिस। जैसे कि ये अगर 10 से ग्रेटर है तो ये, नहीं तो 10 है तो ये, नहीं तो 8 है तो ये, 9 है तो ये। इस तरीके से अगर आपके पास अलग अलग वैल्यूज का कंपैरिजन है तो ये वाला जो इफ एल्स लैडर है उसको इजीली स्विच केस के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है। ये स्विच केस कैसे काम करता है, कब काम करता है, इसके बारे में हम अगले सेशन में जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम बात करेंगे गो टू के बारे में, स्विच केस के बारे में, और फिर हम लूप्स के बारे में बात करेंगे।